दोस्तों कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था एंड बताया गया था कि जो इंफॉर्मेशन है वो जानने का हक सबका है। इस वजह से यहाँ पर आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया था कि जो भी डेटा उनको मिलता है एसबीआई से उसको यहाँ पे पब्लिश किया जाए। यहाँ पर डेटा देखो हमारे सामने आ चुका है। मैं थोड़ा सा पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो डेटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा आया है ना, उसमें ये हमें पता है कि किसने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया, और दूसरा हमारे पास ये पता है कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा मिला। पर ये बताना बहुत मुश्किल है कि अच्छा एक पर्सन ए है, इसने हमें ये तो बता सकते हैं कि हाँ भाई इसने 100 करोड़ रुपए के चंदा डोनेट किया, पर किसको किया, चाहे वो बीजेपी को किया, कांग्रेस को किया, XYZ पार्टी को किया, ये हम नहीं बता सकते। पर कहीं ना कहीं जो डेटा है ना उससे कुछ आइडिया जरूर लगाया जा सकता है। और ये जो डेटा आया है ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला डेटा कह सकते हो, या थोड़ा काफी कंसर्निंग डेटा भी है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने देखो खुद कल रात काफी देर बैठ के इस डेटा को काफी स्टडी किया, हालांकि लेट नाइट में ही आया था, पर कुछ बहुत ही कंसर्निंग चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन सी पार्टी को गए, तो वहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6,000 करोड़, जो कि मैक्सिमम अमाउंट था, वो देखने को मिला। तो जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा गया उसमें लगभग 48% जो पैसा गया वो बीजेपी को गया, फॉलोड बाय ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इस तरह से बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकते हो। अब ये तो चलो बात हुई पार्टीज की। अगर हम बात करें किसने कितना पैसा डोनेट किया, उसमें अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, जिसके एमडी आप सेंटियागो मार्टिन देख पाओगे, ये सबसे बड़ा इन्होंने यहाँ पे डोनेशन किया पिछले 5 साल के अंदर। यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह भी देख सकते हो। लगभग 1360 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्होंने यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेट किया। और चिंताजनक बात दरअसल में पता क्या है, चिंताजनक बात यह है कि 2 अप्रैल 2022 इस तारीख को इनके यहां पर ईडी ईडी, हाँ जी वही हमारी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके हमें छापे देखने को मिलते हैं ओवर द टाइम्स। अप्रैल 2022 के अराउंड इनके ऊपर छापे देखने को मिलते हैं। एंड उसके कुछ दिन बाद, 4 से 5 दिनों बाद, इन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ये यहां पर डोनेट करते हैं। तो यहां पर ना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्विड प्रो क्यो की, जो कि यहां पे आज न्यूज़पेपर में बताया भी गया है। ये खुद डेटा मैंने खुद ने भी वेरीफाई किया है। ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, आप बड़े आराम से इसको गूगल करके चेक कर सकते हो कि कब ईडी के छापे पड़ रहे हैं एंड कब यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे डोनेशन दी जा रही है। आपकी ईडी की अगर हम बात करें तो पहले ही इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चंस पिछले कई सालों से उठते आ रहे हैं, पर ये सारी चीजें होना कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी इसमें पाई गई हैं जिनके ऊपर ईडी का प्रेशर था, एंड वही बहुत बड़े बड़े डोनेटर बन के आ रहे हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो जो नवयुग की बात करें जिसने उत्तराखंड के अंदर टनल बनाई थी, या फिर अगर हम और कंपनीज की बात करें जैसे भारत बायोटेक हो गया जिसने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, तो ये भी कुछ कंसर्निंग चीजें आ चुकी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं, लक्ष्मी मित्तल जी, उन्होंने 2019 के इलेक्शन के टाइम के ऊपर ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉन्ड परचेजर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। साथ में अगर मैं बात करूं, इंडिगो हो गया, आपका एयरटेल हो गया, इन कंपनीज ने भी, बाकी कुछ और कंपनीज भी यहाँ पे देखने को मिली है जिनके ऊपर ईडी के छापे पिछले कुछ समय के अंदर देखने को मिले हैं। तो ईडी का क्या प्रेशर था जिस वजह से उन्होंने डोनेट किया या नहीं था, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। पर ऐसे डेफिनेटली, क्योंकि डेटा उतना हमारे पास मैचिंग वाला डेटा नहीं है, बट इस तरह के इल्जाम डेफिनेटली इनके ऊपर देखे जा सकते हैं। बाकी देखो पूरा डेटा आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा वो चीज, ठीक है ना, गूगल करने के ऊपर आप उसको पा सकते हो। बट कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पर क्विड प्रो क्यो वाला एंड बाकी सारी चीजों का देखना अपने आप में कंसर्निंग हो जाता है। एक कंसर्निंग बात मुझे और भी लगी जो खुद मैंने वेरीफाई भी की, वो ये थी कि यहाँ पर ना अगर आप उस लिस्ट को देखते हो किसने कितना पैसा डोनेट किया, उसमें आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके नाम तो एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर आप उनको उनको बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हो तो समझ ही नहीं आता कि वो कंपनी कर क्या रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो सिर्फ शेल कंपनीज हैं एंड इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करने के लिए बनाई गई हैं। ये भी अभी थोड़ा इसकी चिंताजनक विषय है। आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा और रिसर्च होगा इसके ऊपर, थोड़ा और पता लगेगा, थोड़ी इनके रिगार्डिंग जो अनोनिमिटी है शायद वो कम हो पाएंगी, एंड पूरा सच हमारे सामने आ पाएगा कि आखिर ये जो पैसा दिया जा रहा है इतना क्यों दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, एग्जैक्ट हमें चीजें पता लग पाएंगी।
ठीक है, थोड़ा कंसर्निंग डेटा था, बट आई होप आपको चीज़ें थोड़ी बेसिक आइडिया लगा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो 2 मैं आपको कल बात भी कर रहा था, उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा गया है, इसकी रिगार्डिंग प्ली आज सुनी जाएगी, पर जो 3 मेंबर कमेटी थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी हो गए, इनके अलावा साथ ही साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री जी ने ही अपॉइंट किया है, एंड हमारे जो ऑपोजिशन लीडर हैं, इन तीनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर भी जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि उनको जो नाम बताए गए बहुत ही लेट बताए गए, 212 नामों को जो लिस्ट थी बहुत ही लेट बताई गई, एंड इनकी बात यहाँ पे सुनी नहीं गई जब इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। तो देखो, डेफिनेटली इलेक्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस कर पाओगे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी थी, जो पैनल था, उन्होंने यहाँ पे बात करी है किसकी, कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे थे इलेक्शंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, डेट है आज की 15 मार्च 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन थोड़ा। अब एनसीपीसीआर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। देखो, अभी एनसीपीसीआर ने अपना 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, एंड इस पर्टिकुलर डे के ऊपर काफी सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको एनसीपीसीआर की तरफ लेके चलूं, पहले आप एक काम करो, एनसीपीसीआर का मीनिंग जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट से बनी हुई बॉडी है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। यहाँ पर आपको एक चेयरमैन और 6 अदर मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो 6 मेंबर्स है ना, इनमें से कम 2 महिलाएं तो होनी ही होनी चाहिए एनसीपीसीआर के अंदर। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो, जो चेयरपर्सन है वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, एंड अप टू द एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स, एंड सिमिलरली मेंबर्स के लिए भी टेन्योर 3 साल का ही है, अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, मोर देन 2 टर्म्स ये नहीं ले पाएंगे, दे आर एलिजिबल फॉर अप टू 2 टर्म्स, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 3 मेंबर सेलेक्ट कमेटी के हिसाब से इनको यहाँ पे अपॉइंट करती है, एंड दे हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है ना, इनका काम यही रहता है, देखो जैसे है ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के लिए जो भी हमारे सेफ गार्ड्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, चाहे वो लीगल सेफ गार्ड्स हो, कितने अच्छे हैं, क्या क्या उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पे सबमिट करते हैं कि ये कितने सेफ गार्ड्स कितने इफेक्टिव हैं। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज को रिव्यू करना हो गया, पॉलिसीज को रिव्यू करना हो गया, कुछ इंक्वायरीज वगैरह हो गया, लीगल एक्शन को रिकमेंड करना होगा। ये सारे काम इनके द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ना, ये जो 6 मेंबर्स हम चूज करते हैं, ये 6 मेंबर्स इसी तरह से चूज किए जाते हैं कि इन्होंने एजुकेशन फील्ड के अंदर, चाइल्ड केयर फील्ड के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, चाइल्ड की साइकोलॉजी हो गया, इन सभी फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम किया हो, तभी जाकर इनको यहाँ पे हम यहाँ पे एज अ मेंबर की तरह यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। अभी जो 19th फाउंडेशन डे हमें देखने को मिला नई दिल्ली के अंदर, वहां पर डिस्कशन ये किया गया कि बहुत सारी चीजें के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे हैं, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया कि यार एग्जाम के टाइम के ऊपर जो हमारी एंग्जाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है, उनको हम कैसे डील करते हैं। अपने अपने उन्होंने रूटीन्स अपनी यहाँ पे शेयर करी, बहुत सारे अक्रॉस द कंट्री 6,500 से भी ज़्यादा वीडियोस को बच्चों से कलेक्ट किया गया, फिर उनको यहाँ पे प्ले किया गया, ताकि बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे से सीख पाएं। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट कमीशन भी आए, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे तो नेशनल कमीशन की बात हो गया, हर स्टेट्स के जो कमीशन थे, उन्होंने भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी स्टेट्स के अंदर क्या नए नए इनिशिएटिव शेयर किए हैं, जिसके माध्यम से ये चीज़ हो चुकी है। इसके अलावा जो परीक्षा पर्व कैंपेन है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो परीक्षा पर्व 6.0, यहाँ पर बच्चों के सारे की कैसे वो एग्जाम स्ट्रेस के साथ डील करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करी गई। इसके अलावा ना 2 पॉइंट्स और भी हैं, जैसे एक है आपका ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पर चाइल्ड राइट्स की वायलेशन होती है तो कुछ शिकायतें वगैरह का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा बाल स्वराज्य पोर्टल, यहाँ पर क्या होता है कि जिन बच्चों को कुछ केयर या प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आप जानते हो एनसीपीसीआर आपके अलग अलग जैसे एक्ट्स हो गया, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इन सभी चीजों की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का काम कौन देखता है, एनसीपीसीआर ही देखता है। दोस्तों आगे चलें उससे पहले एक आपको मैं पीवाईक्यू होमवर्क देना चाहता हूं। हालांकि आई थिंक हमने पहले भी एक बार पीवाईक्यू ये डिस्कस किया था, बट ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लिंक है इस क्वेश्चन के साथ ही, सिमिलर टू दिस, जैसे एनसीपीसीआर है, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है दोस्तों,
चलो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आज आखिरी दिन है विश्वास दिवस ऑफर का, आज 15 मार्च फाइनली आ चुकी है, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट्स इनके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप डेफिनेटली यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट आज के समय देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो संकल्प 4.0 हो, प्रहार 2.0, टाइटन 2.0, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, उनके अंदर जाके आप डेफिनेटली इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इवन प्रारंभ जो है 2026 का बैच है, वो भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम सूरज पोर्टल। पहले एक काम करते हैं, इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। पीएम सूरज की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। अब यहां पर बात ये हो रही है कि हमारे जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन का मतलब क्या, आपके जैसे शेड्यूल कास्ट, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपके सफाई कर्मचारी हो गया, इस तरह जो आपके डिसएडवांटेज सेक्शंस है ना, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहां पर हम क्या दें, क्रेडिट सपोर्ट दें। तो एक तरह से ना जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं या अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं, उनको यहाँ पे डिग्निटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल को प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इस पर्टिकुलर पोर्टल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सिंपली पीएम सूरज पढ़ोगे आपको शायद आइडिया नहीं लगेगा यार किसकी बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, पर अब आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग नोडल मिनिस्ट्री रहेगी, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह ये यहाँ पे पॉइंट की तरह ये पोर्टल एक्ट करेगा। डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपने लिए लोन हो गया, क्रेडिट स्कीम्स हो गया, उनको अप्लाई कर पाएंगे, उनको अवेल कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये भी किया कि 720 करोड़ का लगभग जो क्रेडिट था वो 1 लाख बेनिफिशरीज को यहाँ पे दिया भी है इस मौके के ऊपर। तो आप चाहे बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट अवेल कर पाओगे। तो ये कुछ फायदे आपको पीएम सूरज पोर्टल के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज डेविन, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों का भी ना कोई दोस्त होगा, लेट्स से इसका नाम हम अंकित रख देते हैं। अब अंकित ना क्या है, अंकित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। आपका पक्का ही कोई ना कोई दोस्त, कोई भाई बहन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। तो होता पता क्या है, जो जैसे अंकित है, अंकित क्या करता होगा आप मुझे बताओ काम के ऊपर। अंकित कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखता होगा, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टास्क वगैरह परफॉर्म करता होगा। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर उसको सोचना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कोड वगैरह जब लिखते टाइम कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ ही साथ ना अल्गोरिथम्स वगैरह ये अच्छे से कहीं ना कहीं करता है। कुछ इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुछ टास्क होती हैं उनको परफॉर्म करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कोड लिखना, वेबसाइट को डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये सारी चीजें। ऊपर से अंकित ने एक बार किसी चीज के ऊपर काम कर लिया तो अंकित को वो चीज याद भी रह जाती है कि हाँ यार ये चीज मैंने ऐसे करी थी, अगली बार सेम प्रॉब्लम आएगी, सिमिलर प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको इस तरह से टैकल करूंगा, ठीक है ना। तो ये अंकित का जॉब डिस्क्रिप्शन है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अंकित अभी तक तो इंसान था, अगर यही चीज अब एक इंसान ना करके यही सारी चीजें एक मशीन करे तो उसी का नाम है क्या, डेविन। तो डेविन क्या है, यूएस बेस्ड एक एआई लैब है कॉग्निशन, उसके द्वारा यहां पर ना उन्होंने दुनिया का पहला फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया है डेविन के नाम से। तो डेविन एक बंदे का ही नाम है, मतलब समझो एक, मतलब ये एक मशीन का नाम है जो एग्जैक्ट सेम काम कर रही है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। समझे इस बात को। तो यहां पर इनका, इस कंपनी का तो ये कहना है कि हम ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, बस ह्यूमन के साथ में काम करना चाह रहे हैं। पर आप खुद देखो ना, अगर वो सारे के सारे काम वो कर रहा है जो एक ह्यूमन इंजीनियर करता है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड लिखता है, वेबसाइट बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सारे काम यहाँ पे डेविन ही कर रहा है। तो इस तरह से एक तरह से ह्यूमन को रिप्लेसमेंट करने की ही ये बात हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज हैं, कोडिंग हो गया, डिबगिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब चीज़ें कर पाएगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के यूज़ कर पाएगा अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, नए चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क होगी उसके लिए पर्टिकुलर इसके पास ट्रेनिंग है। कुछ गलतियां वगैरह को ठीक करना होगा, मिस्टेक्स को ठीक करना होगा, वो भी ये कर पाएगा। प्रोग्रेस को रियल टाइम के अंदर देख पाएगा, फीडबैक को एक्सेप्ट करेगा, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप को और बेहतर कर पाएगा। तो यानी कि ना यहाँ पे सब चीज़ें, शेल कोड एडिटर, ब्राउजर, सब चीज़ें इसको यहाँ पे यूज़ करना आता है। तो आप नोटिस करोगे जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, वही यहाँ पे हमें डेविन देखने को मिल जाएगा। ऊपर से डेविन थकेगा नहीं, इसको यहाँ पे सारा दिन ये काम करता रहेगा, रिपीटेटिव टास्क ये ऑटोमेट कर पाएगा। तो डेफिनेटली ये नाम आपको कि डेविन है क्या, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए।
आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वॉरिंग ट्राइब्स। देखो वॉरिंग का मतलब होता है जो लड़ाई पे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना एक्चुअली में क्या है, पपुआ न्यू गिनी की आप लोकेशन के बारे में आप जानते होंगे। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ना हमारे अ, जब भी हम डिस्कशन करते हैं विद रिगार्ड्स टू आपका जो सदर्न पैसिफिक, साउथ वेस्ट आपका जो पैसिफिक है, वहां पर आपको ये एक आइलैंड कंट्री देखने को मिल जाएगी, पीएनजी, पपुआ न्यू गिनी, राइट। इसके नीचे ही आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा सदर्न साइड के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो तो इंडोनेशिया आपको यहाँ पे भी साथ में देखने को मिल जाता है। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल जो है ना वो पोर्ट मोरेस्बी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी पिछले साल के अंदर गए थे, तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। यहाँ पर दरअसल में क्या हुआ ना, दो यहाँ पे फैक्शंस थे, योपो अलायंस और पलिनो अलायंस। ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई वगैरह चल रही थी। फाइनली यहाँ पे एक सीज फायर डील यहाँ पे साइन हो चुकी है। तो एक तो इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ये कौन सी कंट्री के साथ लिंक्ड है। तो योपो अलायंस और पलिनो अलायंस, इनका नाम पता होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम पीएनजी की जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। पीएनजी देखो इस वजह से भी न्यूज़ में काफ़ी रहता है क्योंकि अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, वो और कोई नहीं, आपकी पपुआ न्यू गिनी ही आपको देखने को मिल जाएगी। इट इज़ होम टू हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स, बहुत सारे काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर, डिफिकल्ट टेरेन के अंदर रहते हैं, पर ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। यहीं पर ना एक जगह है आपको बोगेनविल, ठीक है ना। ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ये भी, इसकी भी लोकेशन आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपके पपुआ न्यू गिनी के जो आपका पोर्ट मोरेस्बी है, बिल्कुल आपको इसके ईस्टर्न साइड में ही देखने को मिल जाएगी। काफ़ी 3-4 साल पहले ना बात ये चली थी कि पीएनजी के अंदर एक रेफरेंडम होना था, वहाँ पर बात हो रही थी कि शायद एक नई कंट्री इसको बनाया जाएगा। हालाँकि अभी तो इसका ही पार्ट है, पीएनजी का ही, बट देयर आर ऑफन कीप्स ऑन गेटिंग डिमांड फॉर बिकमिंग द न्यूएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बोगोनविल हो गया, पीएनजी हो गया, और बाकी इसकी लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये दो, योपो अलायंस और पलिनो अलायंस, इनका आपको पता होना चाहिए कि दीज बिलोंग्स टू पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। बाकी अंदर की बातें ये नहीं ध्यान रखनी कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, पर ये दोनों अलायंसेस के बारे में आपको जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पीबी शब्द प्लेटफॉर्म। देखो एक बार इसकी भी फुल फॉर्म देख लो, पीबी शब्द प्लेटफॉर्म की, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिससेमिनेशन। ये है पीबी शब्द प्लेटफॉर्म। होता क्या है यहाँ पे, देखो जैसे मान लो आपने ना कोई छोटी सी अपनी न्यूज कंपनी खोली, ठीक है। अब आप लोगों को अगर छोटी सी न्यूज़ कंपनी, अब एक तो देखो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनके तो रिपोर्टर्स और सब जगह पे फैले हुए हैं। इनका तो बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है, कंटेंट गैदरिंग करना इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास अच्छे खासे लोग हैं। पर अगर आप एक छोटी सी आप अपना न्यूज़ कंटेंट या फिर अपना कुछ टीवी वगैरह या फिर अपना नॉट टीवी, अपना टीवी न्यूज़ चैनल, मतलब ऐसा कुछ आप खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है ना, आपको कंटेंट ढूंढना, कंटेंट मैनेज करना काफ़ी एक मेजर इशू आ जाता है। अब हमारी यहाँ पे जो प्रसार भारती है, उसने क्या किया है, उसने एक पूरा एक कंप्लीट नेटवर्क बना दिया है। उस नेटवर्क के माध्यम से ये जो प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी हमारी अलग अलग जैसे जो छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, उनको भी पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी वीडियोस, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपने आप में एक पूरी क्लीन फीड मिल जाएगी। उसमें इनफैक्ट ना दूरदर्शन का लोगो भी नहीं होगा। तो इस वजह से इनको कहीं न कहीं अपना न्यूज़ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के अंदर, और छोटी-छोटी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनको बेनिफिट करने के लिए इस तरह का यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। ठीक है? तो ये क्या है, एक इट इज़ अ न्यूज़ शेयरिंग सर्विस फ्रॉम द प्रसार भारती। तो इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फ़ोटो, बाकी फ़ॉर्मेट्स के अंदर आपको ये डेली न्यूज़ फीड देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए ना इस पर्टिकुलर जो सर्विस है, इसको 1 साल के लिए फ्री बताया गया है। बाद में इसके ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह भी लगेंगे। पर इससे क्या होगा कि आपके छोटे न्यूज़पेपर, छोटे टीवी चैनल और डिजिटल पोर्टल्स को काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ न्यूज़ कॉन्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये यहाँ पे काम कर पाएगा। तो जो भी आपके प्रसार भारती के रिपोर्टर्स हैं, वो सारा आपको यहाँ पे अलग-अलग न्यूज़ फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा प्रसार भारती के बारे में आपको बता देता हूँ। ये क्या है? इट इज़ द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, जिसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह अंडर द प्रसार भारती एक्ट के लाया गया है। इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप नोटिस करो, ठीक है ना, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कंडक्ट करता है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपका दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपको आज जानने चाहिए थे। दोस्तों इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं चीज़ें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनको आप मुझे आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से कौन ठीक है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है।
कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं परम 8000 की, तो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ये आप जानते हो एक सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें सीडैक की, तो सीडैक आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं, बल्कि आपकी जो मीटी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट एएसआई की बात करें तो बिल्कुल 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम जी के द्वारा ही इसको यहाँ पे फाउंड किया गया था, तो थर्ड इज करेक्ट। दांडी मार्च के रिगार्डिंग भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे चौथी करेक्ट हो जाएगी। राइट, एक क्वेश्चन देखो आज का मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे दिया, जिसमें आपको मैंने पूछा था 2023 का क्वेश्चन की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनमें से कौन कौन सी हैं। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा 2019 का क्वेश्चन, ये एआर वर्सेस वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। फिर कल अकॉर्डिंगली हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। जब मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की, IIBs की, तो दरअसल में ना इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये नाम में लिखा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आप सभी जानते हो, पर कई बार पता क्या होता है, मान लो आपको बॉन्ड से जो रिटर्न मिल रही है वो 4% है, पर कहीं ना कहीं मान लो मार्केट में महंगाई है 8%, तो टेक्निकली जब आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, मान लो किसी चीज का, मान लो आपने एफडी करा दी, ठीक है ना, और एफडी में मिला आपको 4%, आपने इन्वेस्ट तो पैसा इसलिए किया था ना ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। पर अगर मान लो मार्केट में महंगाई ज्यादा है, तो टेक्निकली आप पैसा लूज कर रहे हो। तो जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, आपकी कोशिश ही रहती है कि आप इन्फ्लेशन को तो एटलीस्ट बीट कर पाओ। तो यहाँ पर जो IIBs हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, ये क्या है, डेट सिक्योरिटीज हैं जो कि सरकार ऑफर करती है। क्यों सरकार इस वजह से ऑफर करती है कि मान लो कोई इंसान है ना, उसको कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही रहे। मैं आपको समझाता हूँ, मान लो इन्फ्लेशन जो भी है उसके ऊपर अगर मैं आपको 2% एक्स्ट्रा देता रहूं, तो आपका जो कमाई होगी वो हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा होगी। मान लो अगर इन्फ्लेशन 4% है, तो आपको कमाई हो जाएगी आपकी 6%। अगर इन्फ्लेशन 8% हो गया, तो आपको कमाई हो जाएगी आपकी 10%। इस तरह से दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर वर्क। इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो या तो आपका CPI या WPI उनके साथ लिंक होते हैं, तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न जो मिलता है ना, वो हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो जो सेकंड बात कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है इन्फ्लेशन से, बिल्कुल, क्योंकि आपको इतना तो रियल इंटरेस्ट रेट आपको प्रॉपर्ली उसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपकी करेक्ट है। पहले की बात करें कि गवर्नमेंट भी कूपन रेट्स को रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है इस केस के अंदर। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ और कैपिटल गेन्स हुए वो टैक्सेबल नहीं होते, ऐसा नहीं है। आपके जो टैक्स प्रोविजन है इनके ऊपर भी लगते हैं, तो इसलिए थर्ड इनकरेक्ट है, पहले दो ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू आपका लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। देखो ये तो सब आप लोग जानते होंगे ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं समर सॉल्स्टिस की, तो ये आपको ये 21 जून को देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से विंटर सॉल्स्टिस ये आपको 21 कह लो या 22 कह लो, जो मर्जी आपको कहना है, 22 दिसंबर के राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं ना समर सॉल्स्टिस की, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है उसके सामने आपका सन ओवरहेड होता है, एंड यही आपका दिन होता है जब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको लॉन्गेस्ट डे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते होंगे, पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ भी पाओगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इसका पूरा होता है ड्यूरिंग 21 जून, एंड 21 दिसंबर के टाइम के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बिल्कुल इसके सामने होता है। बाकी मूवमेंट ऊपर नीचे इसकी होती रहती है उस हिसाब से, ठीक है। बीच में आपका इक्विनॉक्स के टाइमिंग आते हैं मार्च और सितंबर के अंदर। तो ये जो बात कर रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो भैया वो 21 जून को होता है। और 21 जून क्या है, इट इज सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW ओनली विच में जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।